हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 27 यानी कि 27 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 88 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? तो इन चार ऑप्शंस में से भारतीय संविधान का एक लक्षण ऐसा है जो कि अमेरिकी संविधान से समानता रखता है, तो वह कौन सा है? तो वो है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लिखित संविधान। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वह एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसी प्रकार जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है हमारे भारत यानी कि इंडिया का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो आपको एक फैक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो है तो टोटल वर्ड्स कितने थे? तो उसमें टोटल वर्ड्स थे 1,46,385 वर्ड्स। ये जो है तो इंग्लिश भाषा में लिखे गए थे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। टोटल वर्ड्स कितने थे? 1,46,385 वर्ड्स थे हमारे मूल संविधान में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसी अप्रोच को लेकर के हमको भी चलना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बात की गई थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस को देखें, जैसे कि अमेरिका से हमने क्या क्या बोरो करके रखा हुआ है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट बोरो करके रखी हुई है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो मूल अधिकार हैं, वो भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके रखे हुए हैं। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके रखा हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाएगी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने जो है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो करके रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। हु एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार या फिर अंगीकार किया गया था। तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब संविधान को किस प्रकार जो है तो संविधान के गठन की शुरुआत होती है और बाद में चल करके किस प्रकार जो है तो संविधान को पारित किया जाता है और अंतिम रूप से संविधान को लागू किस प्रकार किया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा के गठन की शुरुआत की। तो संविधान सभा के गठन की शुरुआत कब की जाती है? तो वो की जाती है जुलाई 1946 में। ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी संस्तुतियों के आधार पर जो है तो संविधान सभा के गठन की शुरुआत की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है तो संविधान सभा के गठन की शुरुआत की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बन चुका है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है तो कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर हुई थी? तो ये नई दिल्ली कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इसके अस्थायी मेंबर जो है तो नियुक्त किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जो है तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो वह किसके द्वारा लाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। अब किस प्रकार कंफ्यूज किया जाता है वो मैं आपको बता दूं। आपसे एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया? तो वो लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब जो है तो स्वीकृति मिली थी? तो वो मिली थी 22 जनवरी 1947 को। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखे। उसके बाद जाकर के जो है तो
संविधान सभा द्वारा जो है तो पारित किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को स्वीकार या फिर अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था, तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, इससे बाहर जो है तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जो है तो संविधान को बनने में लगे थे। तो ये आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमत करता है, तो वो करता है आर्टिकल 3। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आर्टिकल 3 कहता क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य की नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या फिर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कुछ और भी आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 1 हो गया, उसके बाद आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 तो हमने देख लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है तो राज्यों का संघ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मैंने क्या कहा, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। और इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जो है तो पहले एक विदेशी राज्य हुआ करता था और बाद में चल करके जो है तो सिक्किम को हमारे इंडिया में मिलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर सम पीरियड। तो निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वह कौन थे, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो ज्ञानी जैल सिंह है ये कौन है, तो ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कौन से नंबर के यह राष्ट्रपति थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के। अब 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे, तो इनका कार्यकाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो है इनका कार्यकाल है 1982। यहाँ पर इनका कार्यकाल है 1982 से लेकर के 1987 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ज्ञानी जैल सिंह का जो है तो रियल नेम क्या था वो भी आपको ध्यान में रखना है। इनका जो रियल नेम था वो था जरनैल सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बारे में बनता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बार पॉकेट वीटो का यूज़ करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो सबसे पहली बार जो पॉकेट वीटो का यूज़ किया था तो वो कौन थे, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके अगेंस्ट यानी कि किसके विरुद्ध किया था वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहली बार पॉकेट वीटो का यूज़ करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। और इन्होंने किसके अगेंस्ट किया था, इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल, इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल जो कि 1986 का है। तो इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जो है तो इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है। आप सभी को पता है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, कमेटी ऑन एस्टीमेट हो गई, ये तीनों की तीनों जो है तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। बाकी ये जो ऑप्शन डी में देख करके रखा है कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी यानी कि अनुदान मांग समिति, यह जो है तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑप्शन ए भी आ जाता है, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन सी भी। तो इन तीनों कमेटियों से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑप्शन ए में है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में सबसे पुरानी समिति कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो कमेटी है वह कौन सी है, तो वह है लोक लेखा समिति, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पुरानी समिति कौन सी है, तो वह है लोक लेखा समिति। तो इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए कि कितनी पुरानी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, यानी कि 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान में चला गया।
पता चल गया। और लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 22। ये आपको ध्यान में रखना है, जिनमें से जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा के से होते हैं और 7 जो है तो राज्यसभा से होते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो लोक लेखा समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता। ये भी आपको पता चल गया। अब ऑप्शन बी में देखो, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि लोक उपक्रम समिति, तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। और इसमें टोटल मेंबर होते हैं 22। 15 वही लोकसभा से होते हैं और 7 जो है तो राज्यसभा से होते हैं। ये भी आपको पता चल गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स यानी कि आकलन समिति, और आकलन समिति को ही प्राकलन समिति भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। और इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो वो होते हैं 30। और 30 के 30 मेंबर जो है तो लोकसभा से होते हैं। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर फैक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा को कोई भी मेंबर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो भी 30 मेंबर होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो किस प्रकार जो है तो हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑन अ रिजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। 93 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बात की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वह कौन थे, तो वो थे एच.जे. कानिया। तो वो कौन थे, तो वो थे एच.जे. कानिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि कितने नंबर के जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वही ये है 50वें नंबर के। अच्छा, कई बार आपसे 49 49वें नंबर के भी पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो 49वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे जस्टिस यू ललित। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, 49वें नंबर के बाद आपको 48 नंबर के भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत के 48 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वह कौन थे, तो वो थे एन.वी. रमन्ना। कौन थे, एन.वी. रमन्ना। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। तो प्रेजेंट में कौन है, तो वह है डी.वाई. चंद्रचूड़। अच्छा, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है तो प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि 50वें नंबर के हैं। अभी हाल फिलहाल जो है तो इनको एक अवार्ड दिया गया था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया था। और यह किसके द्वारा दिया गया था, तो यह हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा दिया गया था। कौन सा जो है तो अवार्ड दिया गया था, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया था। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करें, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, तो भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन जो है तो उत्तरदायी होता है, तो वह कौन होता है, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार का मुख्य सचिव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल हमारे हिमाचल में जो है तो नए चीफ सेक्रेटरी जो है तो नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो वो कौन है, तो वो है प्रबोध सक्सेना। कौन है, प्रबोध सक्सेना। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बन सकते हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में जो न्यू चीफ सेक्रेटरी हैं प्रबोध सक्सेना, वह कौन से बैच के IAS ऑफिसर हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, यह हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है किसी भी स्टेट की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अब सबसे कम अगर आपको बतानी है, तो आपको इन सारे के सारे ऑप्शंस में जो भी दिए गए हैं उन सभी की विधानसभा सीट्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जो कि ऑप्शन ए में देकर के रखे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वो हैं 60। उसके बाद ऑप्शन बी में है सिक्किम, तो सिक्किम में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वो हैं 32। ऑप्शन सी में है गोवा, तो गोवा में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वो हो जाएंगी 40। और त्रिपुरा में जो है तो विधानसभा की सीट्स कितनी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 60। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे कम जो विधानसभा की सीट्स हैं तो वो कहाँ पर हैं, तो वो हैं सिक्किम राज्य में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वो हैं 60। उसके बाद गोवा में कितनी है, तो वो हो जाएंगी 40। और त्रिपुरा में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वो हो जाएंगी 60। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब अपने हिमाचल प्रदेश का भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीट्स कितनी कितनी है, तो वो है 68। ये आपको पता चल गया। अब हिमाचल का अगर आपको पता है तो आपको हिमाचल के पड़ोसी राज्यों का भी पता होना चाहिए। तो हमारे पड़ोसी राज्यों में एक तो हरियाणा आ जाता है। तो हरियाणा में विधानसभा की सीट्स कितनी है, तो वो है 90। ये भी आपको पता चल गया। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट्स कितनी है, तो वो हो जाएंगी 70। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट्स कितनी है, तो वो हो जाएंगी 403। और एक बच जाता है पंजाब। पंजाब में विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, तो वो हैं 117। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाने की संभावना है। अभी हाल फिलहाल ही इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में तो ये संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था। अब देखो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने देखा था, वहां पर मैंने आपको आर्टिकल 2 बताया हुआ था। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि इसका एक एग्जाम्पल है, वो है सिक्किम। तो यहाँ पर वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का एक संबद्ध राज्य था, तो वो कौन सा था, तो वो था सिक्किम। अब सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है संबद्ध राज्य था, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। और यहाँ पर जो है तो सिक्किम को एक संबद्ध राज्य यानी कि सह राज्य बनाया गया था। ये आपको पता चल गया। बाद में चल करके 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। और इस प्रकार जो है तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था, ऑफिशियल राज्य बनाया गया था। और सिक्किम जो है तो कौन से नंबर का राज्य बना था? तो यह 22वें नंबर का राज्य बना था। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर ही आपको पता चल गया कि जो 1975 है, तो 16 मई 1975, एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए। 16 मई 1975 को जो है तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था और सिक्किम जो है तो भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, और यहाँ पर सिक्किम को एक संबद्ध राज्य यानी कि सह राज्य बनाया गया था। बाद में चल करके 36वां संविधान संशोधन हुआ 16 मई 1975 को, और यहाँ पर जो है तो सिक्किम को भारत का एक ऑफिशियल राज्य बनाया गया था। और भारत का ऑफिशियल राज्य बनने पर जो है तो यह 22वें नंबर का राज्य बना था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।